जब हम अपने जेब की ओर देखते हैं तो वहाँ हमें कुछ सिक्के, कुछ नोट, कुछ करेंसी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम उस करेंसी के इतिहास को टटोलने वाले हैं। उस इतिहास को जो एक ज़माने से चलता आ रहा है और आज वो करेंसी, वो पैसा, वो सिक्के डिजिटलाइज़ हो गए हैं। चलिए शुरू करते हैं मुद्रा और बैंकिंग के इतिहास और विकास की बात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परफेक्ट नॉलेज, पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। आज हम अपनी वीडियो के अंदर मुद्रा और बैंकिंग का पार्ट 1 लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम इतिहास और उसके विकास की बात करेंगे कि कैसे-कैसे मुद्रा जो है हमारी, मनी जो है, वो चलता गया और कैसे इतिहास बदलता गया और मनी भी समय के साथ स्वरूप को बदलता गया। क्योंकि मनी को तो पता था ना दोस्तों कि समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑन परफेक्ट नॉलेज। तो जो भी मेरे दोस्त जो है वो नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर, वो जो है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब वो देखेंगे तभी तो जान पाएँगे कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज़ मनी? मनी क्या है? आप जब अपने जेब में देखते होंगे करेंसीज़ को, तब आपके दिमाग में आता होगा कि एग्ज़ैक्टली मनी का क्या मतलब? तो मैं आपको ये कहूँ दोस्तों कि कोई भी वस्तु जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, जो विनिमय के माध्यम का काम करती है, वो मनी कहलाती है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे सपोज़ कीजिए, आप कोई वस्तु लेकर के बाज़ार में जाते हैं, जैसे पुराने ज़माने में गेहूँ लोकर लेकर के लोग जो है वो किराना की शॉप पर जाते थे, गेहूँ के बदले में सामान लेकर के आते थे। आप कहेंगे सर ये तो बार्टर सिस्टम है। मैं ये कहूँगा कि ये उस समय की मनी है। ये आज की जो मनी, आज की जो करेंसी आपकी जो कार्य कर रही है, वही काम उस समय की वो गेहूँ जो किराना की शॉप पर दुकान में दी जा रही थी, वो कर रही थी। यानी कि दोस्तों विनिमय का माध्यम का कार्य, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कार्य। तो हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन को देख पा रहे हैं कि आप यहाँ से देख सकते हैं डेफिनेशन को क्या कह रहा है कि इट इज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेट। इट इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? ऐसी कोई भी वस्तु जो वस्तु सेवाएं या ऋणों के भुगतान के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है, जो कि विनिमय का एक माध्यम है। तो मुद्रा जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई वस्तु हो सकती है, वो कोई सर्विस हो सकती है, वो कोई ऋण का भुगतान जो है वो हो सकता है, ठीक है ना? तो दोस्तों यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मनी जो है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज को जब हम आगे फर्दर जो है डिस्कस करेंगे, इसके इतिहास को खंगालेंगे, तब हम देखते हैं कि बिल्कुल शुरुआत के अंदर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात हम कर रहे हैं, जो मुद्रा है, वो कैसे उसने जो है वो रूप लिया। जैसे मैंने आपको कहा कि गेहूँ दी जाती थी और बदले में सामान लिया जाता था, जिसको हमने बोला बार्टर सिस्टम। इसी को दोस्तों जो है हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। ठीक है ना? सीसी इकोनॉमी भी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना? यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी, ठीक है ना? यानी कि वस्तु से वस्तु का आदान-प्रदान। यानी कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं, ये जो व्यक्ति हैं, किसान जो है वो अपने गेहूँ को दे रहा है और इनसे जो है वो जूते ले रहा है। यानी कि गेहूँ के बदले में जूते जो है वो बदल रहे हैं आपस में। इनको गेहूँ की आवश्यकता है, वो गेहूँ ले रहे हैं और उसके बदले में उनको जूते दे रहे हैं। ठीक है ना? तो यानी कि वस्तुओं का जो आदान-प्रदान है, वस्तु के बदले वस्तु का जो आदान-प्रदान है, वो हमारा कहलाता है बार्टर सिस्टम। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि बिल्कुल शुरुआत में जो मुद्रा जैसा कुछ नहीं था, तब जब लोग जो थे वो विनिमय करते थे और उस विनिमय प्रणाली को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु से वस्तु का लेन-देन।
इसी को हम सीसी इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस बार्टर सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो समस्या थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, दोहरे संयोग की आवश्यकता, ठीक है ना? यानी कि सबसे बड़ी क्या थी? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यानी कि अब समझिए इस बात को क्या कहना चाहता है कि ये ए पर्सन है, ठीक है ना? और ये सेब जो है, ठीक है? ये सेब देना चाहता है किसी को, लेकिन ये मिल्क खरीदना चाहता है। यानी कि ये सेब के बदले में चाहता क्या है? कि उसको मिल्क मिल जाए, दूध मिल जाए, ठीक है ना? ये व्यक्ति जो है, बी पर्सन जो है, इसके पास दूध है, ये दूध जो है वो देना चाहती है, लेकिन ये जो है एक, मान के चलिए कोई भी मांस का टुकड़ा जो है वो खरीदना चाहती है, ठीक है? यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति को दूध चाहिए, ठीक है ना? मिल्क चाहिए और ये मिल्क को गिव अप कर रही है। ये मिल्क जो है वो बेचना चाह रही है, इसको चाहिए। तो ये तो इनकी जो वांट्स हैं वो तो मैच कर गई। एक को मिल्क चाहिए, एक देने को तैयार है। लेकिन इसकी दूसरी वांट ये चाहता है कि वो मिल्क मिले मेरे को सेब की बजाय। यानी कि वो सेब दे और मिल्क ले, ठीक है ना? ये इसकी दूसरी वांट है। पहली क्या है इसकी? मिल्क चाहिए, ठीक है ना? दूसरी क्या है? कि मेरे को सेब देने हैं, ठीक है? ये क्या चाहती है? कि मेरे को मिल्क देना है, ठीक है? ये वांट तो इनकी मिल जाती है। इसको मिल्क चाहिए, इसको मिल्क देना है। यानी कि ये तो हो रहा है विनिमय। लेकिन ये क्या कह रहा है? कि मेरे को मिल्क चाहिए, लेकिन मैं तो उसके बदले में एप्पल की जो, सेब की जो टोकरी है वो देना चाहता हूँ। लेकिन ये कहती है क्या है? कि मैं दूध देने को तो रेडी हूँ, लेकिन मेरे को मांस का टुकड़ा चाहिए, है ना? यानी कि जो दूसरा संयोग है इनका, वो यहाँ मिसमैच कर रहा है। यानी कि ये दूध चाहता है, ठीक है, ये दूध दे रही है, ठीक है। यानी कि दूध चाहता है और दूध मिल रहा है, ठीक है ना? एक तरफ दूध की डिमांड है, एक तरफ दूध की सप्लाई है, दोनों हैं। लेकिन दूसरा संयोग कि ये जो है वो सेब देने को रेडी है और ये सेब लेने को रेडी नहीं है। यानी कि ये संयोग जो है इनका वो मिसमैच कर जाता है। इस वजह से इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ट्रेड यहाँ नहीं हो सकता। तो हम ये कहेंगे कि बार्टर सिस्टम की, यानी कि सीसी इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि विनिमय के लिए दोनों पक्षों का ठीक वही होना चाहिए, जो मतलब वही चीज़ें जो है आवश्यक होनी चाहिए जो एक दूसरे के पास हैं, और वो एक दूसरे की चीज़ों को एक्सचेंज करना चाहते हैं। यानी कि ये जो लड़की है वो सेब को लेना चाहती है, दूध को बेचना चाहती है, और ये जो है आपको दिख ही रहा है कि ये सेब को बेचना चाहता है और दूध को लेना चाहता है। तभी पॉसिबल होगा कि ये दोनों जो हैं वो एक्सचेंज करें, व्यापार करें, ट्रेड करें। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में आपकी समस्या आ जाती है, मेजर फ्लो आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। और जब हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं, तो ये बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है बार्टर सिस्टम में हमको देखने मिलती है, जिनमें से एक है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। यानी कि आप देखिए कि एक व्यक्ति जो है, ठीक है ना, अभी वापिस से देखिए कि ए व्यक्ति जो है वो इन मटकों को देना चाहता है और गाय को लेना चाहता है बी व्यक्ति से, ठीक है ना? बी व्यक्ति के पास गाय हैं और वो मटके भी जो है वो लेना चाहता है। तो अब देखिए, सपोज कीजिए दो और दोहरे सहयोग की जो आवश्यकता का जो कॉन्सिडेंस है वो तो फुलफिल हो रहा है कि ए को जो चाहिए वो बी के पास है और बी को जो चाहिए वो ए के पास है। क्लियर है ना बात? और दोनों ही उनके बदले में जो चीजें हैं वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। यानी कि बी चाहता है कि गाय कोई ले ले और मटके दे दे, ए चाहता है कि मटके कोई ले ले और गाय दे दे। यानी कि दोहरा सहयोग की जो समस्या है वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक समस्या और यहाँ आन खड़ी हो जाती है, वो है लैक ऑफ ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। यानी कि वैल्यू को कैसे तय करें कि मटके हमारे कितने रुपए के हैं और गाय हमारी कितने रुपए की है। यानी कि जो मटके हैं, आपको पता है जनरली मटका जो होता है वो गाय के मुकाबले तो सस्ता ही होता है, काफ़ी सस्ता होता है। तो कितने मटके जो हैं वो गाय के इक्वल नहीं है, यानी कि वो जो वैल्यू है वो हम, उसका जो सामान्य मूल्य है वो हम यहाँ नहीं माप पा रहे हैं। इसलिए यहाँ दूसरी समस्या आ जाती है जिसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर, ठीक है ना? लेकिन लैक ऑफ कॉमन मेजर के अलावा भी यहाँ पर और भी बहुत सारी समस्या है, जैसे कि डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। बहुत सारी पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जैसे आप सब्जियों को यहाँ देख पा रहे हैं चित्र के अंदर, ठीक है ना? ये वो वस्तुएं हैं जिनको हम
काफ़ी दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। ठीक है ना? यानी कि जैसे आप ये कहें मटका, मटका तो ठीक है सर, मटके को तो हम अगर हमारे को कोई नहीं मिल रहा है तो मटके को हम सेव कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, मटका जल्दी से खराब नहीं होगा। अगर मतलब ऊपर से गिरते हैं तो ही टूटते हैं, वैसे तो टूटेंगे नहीं। अगर उसको सेफ्टी से रखें तो यानी कि वो खराब नहीं होंगे। गाय जो है उसको भी हम जो है सही से चारा वगैरह डालते रहेंगे तो वो भी जो है लंबे समय तक टिक सकती है। लेकिन सब्ज़ी, क्योंकि आज मेरे को सब्ज़ी देना है किसी को और उसके बदले मेरे को कुछ लेना है, लेकिन सामने वाले को सब्ज़ी जो है वो नहीं चाहिए, तो मैं उसको स्टोर नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ समय के बाद खराब हो जाएँगी। तो ये भी एक समस्या आ जाती थी। स्टोरिंग वैल्यू जो थी वो बड़ी डिफ़िकल्ट थी पेरिशेबल गुड्स के मामले में, ठीक है? तो ये भी एक बार्टर सिस्टम का एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन इस समस्याओं से अलग भी और समस्या थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएँ ऐसी थी जिनको हम बाँट नहीं सकते थे। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये जो है वो 1 टोकरा गेहूँ जो है वो देना जाता है, ठीक है? और उसके बदले में जो है वो बकरी लेना जाता है, लेकिन बकरी जो है वो 1 टोकरे गेहूँ से ज़्यादा है, ठीक है ना? ज़्यादा की है। तो 1 टोकरे गेहूँ उसके पास 1 टोकरा गेहूँ है, वो 1 टोकरे से ज़्यादा देना नहीं चाहता है। इसका मतलब 1 टोकरी गेहूँ के बदले में बकरी जो है उसको तो हम आधा-आधा नहीं कर सकते, उसको तो हम बाँट नहीं सकते। यानी कि इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स यानी कि कुछ वस्तुएँ जो थी वो अविभाज्य थी। यह भी एक बड़ी समस्या थी हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ, ठीक है? फिर चरण आता है प्रथम चरण जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसका एक स्वरूप बदल जाता है और हम आ जाते हैं वस्तु मुद्रा के ऊपर। जहाँ पर कुछ ऐसी वस्तुएँ जिनका अपना पारंपरिक मूल्य होता था जैसे हाथी के दाँत, कौड़ी, ठीक है ना? पत्थर या कोई जैसे आप देखते हैं गाय-भैंस, ठीक है ना? नमक, यानी कि इनकी जो वस्तुएँ थी वो मनी के रूप में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। जिसको हमने कहा कि ये हमारे उस वस्तु विनिमय प्रणाली का जो है वो एक पार्ट रहा, पहली स्टेज रही जहाँ पर हम वस्तु मुद्रा का प्रयोग करने लग गए थे। लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें बदलती गई और वस्तुओं से हम आ गए धात्विक मुद्रा पर। और जब धातुओं के भंडारण की समस्याओं को हल किया गया, जब हमने देखा कि जो धातुएँ हैं हमारी जैसे मेटालिक सोना, चांदी आप देखते हैं, ठीक है ना? उनको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो है वेट में उनको बाँटा गया, यानी कि जो मुद्रा थी उनको उसी में एक वेट जो है फिक्स वेट में उनको जो है वो उनके हम ये कह सकते हैं कि धातु को रखा गया, जो कि बाद में मुद्रा के रूप में हमने प्रयोग में लिया, ठीक है ना? और इसी को हम जो है वो बोलते हैं मेटालिक मनी, धात्विक मुद्रा, जिसमें हम ये देखते हैं कि मुद्रा का जो असली मूल्य है, वो उसकी धातु में छिपा हुआ है। यानी कि अगर हम ये कहें कि कोई सोने का सिक्का है और उसके ऊपर जो है वो 10,000 रुपए जो है वो अंकित है ना? यानी कि 10,000 जो उसके ऊपर अंकित है, 10,000 रुपए, जब हम उसको वैसे ना अगर उसको पिघला कर के बेचेंगे, तब भी वो कितने की धातु बिक जाएगी? 10,000 रुपए की बिक जाएगी। यानी कि उसकी जो धातु का मूल्य है, वो क्या है? 10,000 रुपए। यानी कि जितना उसके ऊपर अंकित है, उतना ही उसकी धातु का मूल्य है। उसको हम बोलते हैं धात्विक मुद्रा, ठीक है? जब हम धात्विक धात्विक मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ देखा कि कैसे हम जो है वस्तु मुद्रा से शिफ्ट कर गए धात्विक मुद्रा पर। और उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन की जो कसौटी है वो आ जाती है जब अप्रोक्स 17th सेंचुरी बीसीई के अंदर हम ये देखते हैं कि एक ही वजन और एक ही शुद्धता के जो एक जैसे यानी कि स्टैंडर्ड बना लिया कि भाई इतना जो है वेट होगा कॉइन के अंदर और इतनी जो है उसके अंदर प्योरिटी होगी, ठीक है ना? तो वो जो है गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम ऐसी चीजें की, ठीक है ना, 7th सेंचुरी बीसीई में, ठीक है ना, ताकि बार बार जो है वो वजन ना करना पड़े, बार-बार ये चेक ना करना पड़े कि ये धातु जो है वो कितने रुपए की है, कितने मूल्य की है, ठीक है ना? तो स्टैंडर्डाइज़ कर दिया उसको, जिसको हम कहते हैं कि वो पहले ऐसे सिक्के थे, जो स्टैंडर्डाइज़्ड थे, जो मानकीकृत थे, जो आज के आप चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना? उसकी नींव थे, ठीक है ना? क्या थे? उसकी नींव थे। जहाँ आप ये देख पा रहे हैं, जहाँ पे चाइना का जो सिक्का है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं और सोने का सिक्का जिस पे जो है शेर की स्टैम्प जो है वो लगी हुई है, आप ये देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है इन सिक्कों को क्या कर दिया, एक गारंटीकृत वज़न और शुद्धता यानी कि एक तरह से स्टैंडर्डाइज़ कर दिया कि इतने वेट का हमको सिक्का लेना है, इतने मतलब प्योरिटी के साथ में, ठीक है ना? फिर हम देखते हैं कि कैसे-कैसे धातुएँ जो थी, जो हमारी महँगी धातुएँ थी, जो हमारी गोल्ड और सिल्वर थे,
ठीक है ना? वो सदियों सदियों तक उनकी जो कीमतें हैं आज भी आप देखते हैं, ठीक है? तो उनका यहाँ हम देखते हैं कि कौन-सी चीज़ें जो थी, ठीक है ना? उनकी बात अगर हम करें तो कहता है कि मुद्रा का जो अर्थ था वो क्या था यहाँ पे? कि कीमती धातुएँ सोना-चांदी ही थी, आपको पता है, ठीक है ना? तो वो सोना-चांदी की जो बात थी उनका आंतरिक मूल्य जो है उनके मूल्य के बराबर था। यानी कि हम यहाँ कहेंगे कि ये जो मनी होती है उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, ठीक है ना? यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? फुल बॉडीड मनी, यानी कि फुल बॉडीड मनी। यहाँ आपका एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि फुल बॉडीड मनी किसको कहते हैं? तो हम ये कहेंगे कि वो मनी जिसकी धातु की मुद्रा जो है वो उसके अंकित मूल्य के बराबर होती है। चलिए ना, धात्विक मुद्रा में हम सिर्फ धातु की कीमत देख रहे हैं, धातु की कीमत देखेंगे, और पूर्णकाय मुद्रा में हम क्या देखेंगे? उसका अंकित मूल्य उसकी धातु मुद्रा के बराबर है, यानी कि वो पूर्ण है, ठीक है? तो ऐसी मुद्रा हमारी कहलाएगी पूर्णकाय मुद्रा। और जब हम पूर्णकाय मुद्रा से कागजी मुद्रा की ओर बात करते हैं, तो इतने सारे मतलब वेट, आपको पता है हम पीछे पढ़ के आए कि मुद्राओं को जो है वो उसका एक स्पेशल वेट हो गया था। ठीक है? तो सपोज़ कीजिए कि किसी ट्रेडर को, किसी व्यापारी को बहुत सारा सामान जो है वो ट्रेड करना है, यानी कि परचेज़ करना है, खरीदना है। तो वो इतने सारी चीज़ों को खरीदने के लिए सॉरी, इतनी सारी चीज़ों को खरीदने के लिए वो इतना सारा धन लेकर के जाएगा तो बहुत भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो धातुएँ जो थी वो तो भारी थी, उनमें तो वज़न था ना। तो जैसे ही वो बहुत ज़्यादा सामान लेने जाएगा तो उसके पास में क्या है? बहुत ज़्यादा जो है उसको स्पेस चाहिएगा, बहुत ज़्यादा जो है वो वज़न उसको उठाना पड़ेगा। इस प्रकार से जब बहुत ज़्यादा वज़न उठाना पड़ेगा, तो चाइना ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर दिया पेपर मनी। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये बहुत भारी भरकम हो गया था, ठीक है ना? इसको बदल दिया है, यहाँ एरो भी जो है वो आप देख पा रहे हैं, इसको बदल करके किस में ले आए थे? पेपर मनी में ले आए थे। यानी कि भारी धातुओं को, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि भारी धातुओं को ले जाना क्या हो गया था? बोझिल हो गया था। तो चीन ने सबसे पहले सिक्कों के विकल्प के रूप में किसका इस्तेमाल किया? कागजी मुद्रा का इस्तेमाल। और ये जो कागजी मुद्रा थी इसको प्रोमिसरी नोट जो है, ओरिजिनली हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। वो प्रोमिस करते थे, वो वचन देते थे, ठीक है ना? ये वचन देता है, ठीक है ना, कि भई हम ट्रेड करेंगे, हम इसके बदले में इतना सोना दे देंगे, यानी कि इस कागज के बदले में इतना सोना दे देंगे, इसके हम क्या कर रहे हैं? इसका हम वचन देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट, ठीक है? तो ये प्रोमिसरी नोट जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था आपके चाइना ने। और जब चाइना जो है यहाँ उसने प्रोमिसरी नोट किया, तो इस प्रकार जो नोट जो है, जो नोट बैक्ड होते हैं, यानी कि समर्थित होते हैं किसके द्वारा? सोने और चांदी द्वारा। यानी कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको कुछ लिख करके देता हूँ कि आप मेरे पास ये कोई कागज, ये जो मेरा लिखा हुआ कागज आप मेरे पास में लेकर के आएंगे, तो मैं उसके बदले में आपको 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो सोना दूंगा। मैंने आपको क्या दे दिया? वचन दे दिया। तो ऐसे जो कागज के नोट थे वो बाद में आपके बन गए प्रतिनिधि मुद्रा, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव मनी। यहाँ आप देख रहे हैं वो आपके क्या कहलाए? रिप्रेजेंटेटिव मनी। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव मनी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल आप देखते हैं अमेरिका, यूएसए में, ठीक है ना? जब वहाँ पर जो है उनका जो बीमा, एक इंश्योरेंस कंपनी था, वो फेल हो जाता है, और जब गवर्नमेंट जो है उसको बैक करती है, ठीक है? और डॉलर के बदले में सोने की जब बात हो रही होती है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो आप देखते हैं, और उसके बाद में जब गोल्ड से एकदम से, डॉलर को गोल्ड से एकदम से हटा लिया गया कि नहीं, हम जितने डॉलर है उसके बदले में आपको गोल्ड प्रोवाइड नहीं करवा पाएँगे, ठीक है ना? यानी कि जो मनी है वो अब गोल्ड से बैक्ड नहीं रही, यानी कि उसका बैकअप जो है वो उसको छीन लिया गया। गोल्ड को एकदम से हटा लिया गया मनी के पीछे से। तो मनी जो है वो सिर्फ़ एक ऑर्डर रह गई। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो आज के टाइम में ऑर्डर देने लग गई कि ये जो मनी हम प्रिंट कर रहे हैं, ये जो कागज़ का नोट हम आपको दे रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं ₹200 का नोट जो है यहाँ पर दिया गया है। पीछे जो है यूएस का डॉलर जो है वो दिया गया है। ठीक है ना? ये दोनों ही जो है सरकार के आदेश से चल रही मुद्रा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं फिएट मनी। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? फिएट मनी बोलते हैं। तो आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब ये है कि हम जो आपको कागज़ दे रहे हैं, हम जो आपको लिख कर के दे रहे हैं, तो यहाँ आपको दे रहा है कि गोल्ड ऑन डिमांड, ठीक है ना? रिडीमेबल फॉर गोल्ड ऑन डिमांड, यानी कि ये जो है $1 जो है उसके बदले में जितना हमने गोल्ड बोल रखा है आपको, ये डॉलर के बदले हम गोल्ड देंगे।
ठीक है ना? तो ये बैक्ड है, यानी कि उसके पीछे क्या है? इस डॉलर के पीछे क्या है? गोल्ड है। लेकिन इस डॉलर और इस नोट के पीछे गोल्ड नहीं है। यहाँ ये ज़रूरी नहीं है, सरकार जो है आपको इसके बदले में, ठीक है, आपको इसके बदले में गोल्ड मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसके बदले में जो है वो आपको गोल्ड मिले जब आप गवर्नमेंट के पास जाएँ, ठीक है? सिर्फ़ गवर्नमेंट जो है आदेश देती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मूल्य के विश्वास पर टिकी हुई चीज़ें हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से इस मनी को हम बोलते हैं फिएट मनी, और इस ये जो है वो लीगल मनी भी आपको देखने को मिलती है। इसको लीगल मनी भी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये चलाई जाती है, ठीक है? तो जब गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है, इसलिए इसको जो है फिएट मनी को लीगल मनी भी कहा जाता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जैसे-जैसे समय बदल रहा है, वैसे-वैसे मॉडर्न मनी जो है, शुरुआत में आप देखते हैं कि वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, फिर आप देखते हैं कि आपकी धातुओं के वज़न के अकॉर्डिंग जो है विनिमय का कार्य जो है वो शुरू होता है, और फिर एक मानकीकरण स्टैंडर्डाइज़ेशन जो है वो सेट होता है, और उसके बाद जो है वो कागज़ के नोट आपके चलते हैं, और कागज़ के बाद आज आप देखते हैं यूपीआई, ठीक है ना? यूपीआई, एनईएफटी, आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जहाँ पर आपका जितनी भी मनी है वो आज के टाइम पर एक डेटाबेस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक प्रविष्टि बन कर के रह गई है, एक डेटाबेस बन कर के रह गई है, ठीक है? और जो भी आज के पास हमारे पास फिज़िकल कैश है, वो आज हमारे पास सिर्फ़ एक भौतिक हिस्सा रह गया है, एक छोटा-सा हिस्सा जो है वो हमारे पास रह गया है। यानी कि जितना भी मनी है हम आज देखते हैं बैलेंस के रूप में, वो क्या है? एक डेटा मात्र है बस, ठीक है ना? बहुत कम हिस्सा जो है वो कैश के रूप में आजकल लोग रखने लग गए हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे इंडिया के हिस्ट्री के तौर पर कि इंडिया की हिस्ट्री में भारत के इस समृद्ध मौद्रिक इतिहास के अंदर, ठीक है ना, कैसे-कैसे दुनिया के सबसे पुराने और आकर्षक इतिहासों में से एक हमारा इतिहास रहा है, मुद्रा के मामले में, जो कि 2500 वर्ष से भी पुराना इतिहास रहा है। 2500 वर्ष, जब मानव जनजाति के इतिहास की हम बात करते हैं, जब हम 2500 साल पुराने हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं, तो हड़प्पा कालीन चीज़ें जो हैं, जैसे हम रोमांचित हो जाते हैं हड़प्पा कालीन यानी कि मानव के इतिहास को समझने के लिए, वैसे ही आप रोमांचित होने वाले हैं मुद्रा के इतिहास को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। जब 2500 ईसा वर्ष में आप देखते हैं कि इंडस वैली में, देखो ऐसी कोई मुद्रा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको देखने को नहीं मिली, लेकिन वहां हमें जो है वो कुछ माप मिले हैं, कुछ वेट और मेजरमेंट और कुछ सील्स जो हैं वो मिली हैं, जो ये साबित करती हैं कि वहाँ का जो व्यापार था वो बड़ा ही स्टैंडर्डाइज़्ड था, वो बड़ा ही अच्छा था, वो बड़ा ही ऑर्गेनाइज़्ड था, ठीक है ना? और अगर वहाँ पर चीज़ों के माप-तोल ठीक थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ों की जो मेज़रमेंट है वो अगर सही थी, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पॉसिबिलिटी है कि मनी का जो कोई स्वरूप है वहाँ ज़रूर रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ हमें मनी से संबंधित ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ का जो व्यापार है वो इतना स्टैंडर्डाइज़ था, वो इतना संगठित था, वो इतना ऑर्गेनाइज़्ड था, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में वो एक प्रश्न जो है वो चिन्ह, प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा जाता है, एक प्रश्न जो है वो छोड़ जाता है कि इतना स्टैंडर्डाइज़ था, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ पर जो है वो मुद्रा जो है वो पॉसिबल हो सकती है, वो वस्तु के रूप में पॉसिबल हो सकती है, वो सिक्कों के रूप में पॉसिबल हो सकती है, वो धातु के रूप में पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अगर हम असली ग्रंथों की बात करें, हम बात करें धात्विक मुद्रा की, तो उसके जो संकेत है वो हमें वैदिक काल में 1500 से 500 ईसा पूर्व में देखने को मिलते हैं, जहाँ ग्रंथों में निष्क, सोने के आभूषण और शतमान जो कि आप देखते हैं, ठीक है ना? उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये स्पष्ट करते हैं कि वो एक धात्विक मुद्राएँ थी। लेकिन उसके बाद भी महाजनपद की बात करें, तो महाजनपदों में हमें जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी के अनियमित आकार का मतलब है कि सेम चीज़ें जो साइज़ की नहीं थी, चीज़ें जो थी वो थोड़ी बड़ी-छोटी ऐसी थी, और उनके ऊपर जो है वो कुछ चिन्ह अंकित थे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पेड़ का चिन्ह है, सूर्य जो है वो चंद्रमा का जो है पहाड़ जो है आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ ना होकर के जो नंदी है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको जो है अलग चित्रकारियाँ जो है वो देखने को मिल रही हैं। यहाँ आपको जो है अलग चित्रकारियाँ, घोड़ा जो है आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? तो यानी कि उनके ऊपर चिन्ह भी सेम नहीं थे, वो भी जो है वो अलग-अलग थे, उनका आकार भी जो था वो अलग-अलग था, जिन्हें कारसापण जो है वो कहा गया था। ठीक है ना? तो ये शुरुआती मुद्रा है, महाजन पदों में आहत सिक्के जो हमें देखने को मिले,
वो हैं, और हो सकता है, मेरा ये मानना है कि सेम आकार के जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है ना? तो सूर्य जो है वो यहाँ आपको दिख रहा है, ये चाँद, चंद्रमा जो है, ये पेड़ जो है, ये पहाड़ जो है, ये आपको यहाँ दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये एक प्रकार की मनी हो, यानी कि जैसे हमारे ₹5 का नोट होता है, ठीक है? यहाँ आपको जो है ये बैल देखने को मिलता है। हो सकता है ये इससे छोटी या बड़ी मनी हो, जैसे ₹2 का नोट हो सकता है, ₹20 का हो सकता है, 100 का हो सकता है। जैसे हमारे मनी में डिफरेंस है, ऐसे ही इन्होंने इन चिन्हों से जो है वो डिफरेंस बनाए हों कि ये इतने मूल्य का है, ये इतनी वैल्यू का है, ये इतनी वैल्यू का है। तो महाजनपदों में आहत सिक्के जो है हमें देखने को मिलते हैं, और ये बड़े ही आकर्षित करते हैं, हमारे अपनी ओर खींचते हैं इतिहास को समझने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं उसके बाद मौर्यन कालीन साम्राज्य की बात करें 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व की जब हम बात करते हैं, तो हम चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करेंगे, जहां चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो हमारे चाणक्य जी थे, उन्होंने जो मिंटिंग होता है, मिंटिंग ऑपरेशन होता है कि कैसे सिक्का बनाया जाता है, जिसको सिक्के को ढालना हम बोलते हैं, ठीक है ना? सिक्के बनाने को हम बोलते हैं मिंटिंग ऑफ करेंसी ना, ठीक है? मिंटिंग ऑफ कॉइन्स। तो जब वो उन सिक्कों को जो बनाया जाता है, उसकी प्रोसेस को जो है हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में। तो ये कहीं न कहीं हमें ये मैसेज देता है कि मौर्यकालीन साम्राज्य के अंदर भी सिक्के जो थे उस समय मौजूद थे, यानी कि मुद्रा जो है वो सिक्कों के रूप में प्रचलित थी, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि मौर्यकालीन के बाद विदेशी प्रभाव भी जो है वो इन सिक्कों पर रहा। जैसे-जैसे विदेशी जो योग है, ये जो लोग हैं, हिंद यवन के हैं, कुषाण के हैं, जैसे ही वो यहाँ आते हैं तो उन्होंने अपने हमारे इन सिक्कों के ऊपर जो है अपने चित्र, यानी कि राजा महाराजाओं के जो चित्र हैं वो छापने शुरू कर दिए। है ना? यहाँ आप ये देख पा रहे हैं, राजा महाराजाओं के जो चित्र हैं वो यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं गोल्ड पर, ठीक है? और आपको पता है कि सबसे पहले जो सोने के सिक्के बड़ी संख्या में जारी करने वाले भारत के जो व्यक्ति थे वो कुषाण शासक कनिष्क थे। यहाँ से भी जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भई सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि कुषाण साम्राज्य और कनिष्क जो महाराज थे, राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने सोने के सिक्के जो है वो जारी किए थे, ठीक है? एम्परर कनिष्का। और यहाँ आप ये देख सकते हैं कि वहाँ जो है आप फ़ोटोज़ जो हैं, अब पहले जो चिन्ह जो थे वो प्रकृति के चिन्ह जो थे, पेड़-पौधे और पशु और सूर्य, चंद्रमा आप देख रहे थे, लेकिन उसके बाद जो सिक्के हैं उन्होंने स्वरूप बदल लिया और उनके ऊपर राजा-महाराजाओं के जो चिन्ह हैं, राजा-महाराजाओं की जो तस्वीर है वो अंकित की जाने लगी। ठीक है? उसके बाद में हम गुप्ता एम्पायर की बात करें, जहाँ पर गोल्डन एज मानते हैं हम, स्वर्ण युग मानते हैं सिक्कों का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्कों की शुरुआत हुई और उन सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ठीक है ना? तो सबसे ज़्यादा कलात्मक, सबसे ज़्यादा शासकों की विभिन्न मुद्राओं के जो सिक्के थे, वो गुप्त साम्राज्य यानी कि स्वर्ण युग के दौरान ही हुए थे। यहाँ आप समुद्रगुप्त को देख सकते हैं, जिसको हम भारत का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? जो कि यहाँ पर वीणा लेकर के उसको बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये बताता है कि वो जो है वो बहुत संगीत प्रेमी थे और उनका जो मोह था वो गीतों में, गाने बजाने में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? तो यहाँ से हम गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग की बात करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में कि कैसे-कैसे सिक्कों ने जो है वो स्वरूप बदल दिया। अभी तक हम सोने के, चांदी के सिक्के देख रहे थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत के दौरान 1206 में, ठीक है ना? 1206 से 1526 ईस्वी तक आप देखते हैं कि जो सिक्के हैं वो सिल्वर के और कॉपर के हो गए। जो सिल्वर के जो सिक्के थे उनको टंका कहा जाता था और जो कॉपर के सिक्के थे उनको जीतल कहा जाता था। ठीक है ना? तो इस प्रकार से एक एक बहुत बड़ी बात यहाँ आपको ये भी ध्यान करनी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको टोकन करेंसी कहा जाता था। ठीक है ना? क्या कहा जाता था? टोकन करेंसी। और वो टोकन करेंसी जो है वो बड़ी फेल हो गई थी और उससे अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है ना? लेकिन उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और जिसको हम जो है टोकन मुद्रा का असफल प्रयोग के नाम से जानते हैं। ये आप ये ध्यान करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे जो हमारा दिल्ली सल्तनत का काल था, उस दिल्ली सल्तनत के काल में हम सोने-चांदी के सिक्कों के बजाय जो है, सिल्वर और कॉपर के जो सिक्के हैं, उनके ऊपर आ गए थे। लेकिन हम बात करेंगे रुपये की, कि ये रुपया जो सबसे पहले जो हम रुपये को देखते हैं, उस रुपये का जो नामकरण है, रुपया, वो किया था शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में।
ठीक है ना? तो 1540 ईस्वी में एक ऐसा क्षण आया, इतना महत्वपूर्ण, इतना बढ़िया क्षण आया कि आज का जो रुपया है उसके पूर्वजों का जन्म हुआ है। ठीक है ना? बताता हूँ कि आज जो रुपया आप देख रहे हैं, उस रुपये की शुरुआत जो है वो हो गई थी। ठीक है ना? तो शेरशाह सूरी जी ने 11.5 ग्राम का जो है चांदी का सिक्का पेश किया और उसका नाम रखा रुपया। ठीक है? और ये आधुनिक रुपये का पूर्वज है। तो यहाँ से जो है रुपये की शुरुआत हुई और अब हम देखेंगे कि कैसे रुपया जो है वो अपना रंग बदलता गया। ठीक है? तो 1861 में जब हम आपको पता ही है कि हम अंग्रेजों के जो है अधीन हो गए थे, ठीक है? तो अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, तो अंग्रेजों ने जो है पहली बार कागजी मुद्रा अधिनियम 1861 को लागू किया और उन्होंने 10 रुपए के नोट जो है वो जारी किए, जिसमें उन्होंने जो है जो रानी है उसकी फोटो छापना शुरू कर दिया। है ना? यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि जो इंग्लैंड जो हमारी गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, जो अंग्रेजों की जो हमारी सरकार थी, उन्होंने जो है कागजी मुद्रा अधिनियम 1861 वो लेकर के आए और उन्होंने नोट जो है वो छापने शुरू कर दिए और यहीं से उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक एक्ट बना दिया है कि जितना भी मुद्रा का जो मिंटिंग है, जितने भी मुद्रा को जो छापना है, प्रिंटिंग करना है, वो सारे की सारी जो है वो गवर्नमेंट करेगी। यानी कि यहाँ पर उन्होंने मोनोपोली ले ली और रानी का जो फोटो है वो यहाँ पर छापना शुरू कर दिया था। ठीक है? फिर हम देखते हैं कि जैसे-जैसे चीज़ें बदलती गई और इंडिया की एक सेंट्रल बैंक की जब आवश्यकता हुई, ठीक है? तो 1934 में एक एक्ट आया, आरबीआई एक्ट, और इस आरबीआई एक्ट की रिकमेंडेशन, यानी कि जो रिकमेंडेशन थी उससे पहले जो एक कमेटी बिठाई गई थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशन से 1934 में आरबीआई एक्ट आया और उस आरबीआई एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जन्म लिया। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक जो है, पहले वो एक प्राइवेट संस्था के तौर पर, यानी कि उसमें प्राइवेट लोगों का पैसा जो था, वो लगा हुआ था, ठीक है ना? 1935 में, और उसका जो मुख्यालय था, ठीक है ना? इसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय वो कोलकाता में था। है ना? 1935 में इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था? कोलकाता में था। ठीक है? 1937 में 2 साल बाद जो है, 1937 में, 2 आफ्टर 2 इयर्स, ये कोलकाता से जो है इसको बदल करके मुंबई जो है वो ले गए थे। ठीक है ना? मुंबई ले गए थे, बॉम्बे। ठीक है? भारतीय रिज़र्व बैंक का जो कार्यालय है उसको 2 साल बाद जो है बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है? तो अब हम देख रहे हैं कि जब 1947 में पहली बार भारत, देखिए भारत जब आज़ाद हो गया था उसके बाद पहली बार जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना पहला नोट छापा, ₹1 का नोट 1949 के अंदर, ठीक है? तो उन्होंने जो ब्रिटिश किंग और जो क्वीन थे, उनकी फ़ोटो की जगह हमारे अशोक स्तंभ के फ़ोटो का इस्तेमाल किया। यानी कि आप देखिए, कागज़ी मुद्रा पर जो है वो किंग और क्वीन के फोटो जो है वो आते थे। ठीक है ना? जब इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिया आज़ाद हो गया, जब इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ाद हो गया, तो 1949 में भारतीय गवर्नमेंट ने पहली बार नोट छापे और जब उन्होंने पहली बार नोट छापे तो उस नोट पर उन्होंने जो है वो फ़ोटोज़ रखी, ठीक है ना? क्वीन की फ़ोटो को हटा करके अशोक स्तंभ का फ़ोटो रखा। है ना? आप यहाँ ये ध्यान करेंगे। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे जो है बड़े-बड़े बदलाव हमने यहाँ देखे हैं। ठीक है ना? एक बहुत बड़ा बदलाव आया क्योंकि आपको पता है कि 1957 में हमने दशमलव प्रणाली को जो है वो अडॉप्ट कर लिया था और उससे पहले हम जो है वो ₹1 को 16 आने के बराबर मानते थे। यानी कि पहले जो आज आप देखते हैं कि ₹1 जो है वो 100 पैसे के बराबर है, वो पहले ₹1 16 आने के बराबर होता था। ठीक है ना? लेकिन जब दशमलव प्रणाली आई तो वो ₹1 जो है वो 100 आने के बराबर हो गया। सॉरी, 100 पैसे के बराबर हो गया। ठीक है? यहाँ आप देखेंगे कि ₹1 जो है वो 16 आने और यहाँ आपको ये चीज़ें जो है वो ₹1 और 16 आने जो है वो दिखाए गए हैं। इससे बदल करके हम आ गए दशमलव प्रणाली में जहाँ जो है ₹1 ऐसे 50 पैसे, 25 पैसे, 10, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, है ना? ठीक है? तो 100 पैसे के नए जो स्वरूप है उसमें आ गया था, ठीक है ना? और फिर हम देखते हैं कि 1996 में, 1996 के अंदर, ठीक है ना? 1996 के अंदर देखो 1949 में क्या था? अशोक स्तंभ, ठीक है ना? अब हमने जो है वो नए नोट छापने शुरू कर दिए जिसके अंदर जो है महात्मा गांधी जी की फोटो जो है वो आनी शुरू हुई। तो आपको ये ध्यान करना है
कि पूर्ण महात्मा गांधी श्रृंखला की जो फोटोओं की जो हमारी पैसों की जो सीरीज है वो 1996 में शुरू की गई थी, ठीक है ना, जहां पर हमने मुख्य चित्र के रूप में अशोक स्तंभ की जगह महात्मा गांधी जी की नोटों ने और जो है महात्मा गांधी जी की जो तस्वीर है उसने स्थान ले लिया था। ठीक है, उसके बाद में हम जो है हमारी मुद्रा में डिमोनेटाइजेशन जो शौक जो झटके लगे उनको देखते हैं। तो 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुआ, जिसमें से आप एक पढ़ते हैं 1946 में, एक आप देखते हैं 1978 में, और एक अभी हाल ही में हुआ जो कि हमने देखा 8 नवंबर 2016 में, जहां पर 500 और 1000 के नोट जो है वो विड्रॉन कर लिए गए। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि डिमोनेटाइजेशन जो है, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? तो विमुद्रीकरण जो है वो उसे कहते हैं जब जो प्रचलित नोट होते हैं उनको प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। यानी कि सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है कि जो भी करेंसी, जो भी मुद्रा प्रचलित होती है, उस प्रचलित मुद्रा पूर्ण मुद्रा को भी या उस मुद्रा के कुछ हिस्सों को यानी कुछ नोटों को स्पेसिफिक जो है वो नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। तो 8 नवंबर 2016 को आपने देखा कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आए और आकर के उन्होंने अनाउंस किया कि 500 और 1000 के जो नोट है आगे से प्रचलन से बाहर होंगे, वो आज से नहीं चलेंगे। तो उसी को हमने बोला कि वो विमुद्रीकरण होता है, उसको हम जो है डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी कहते हैं। और जो ये नोटबंदी है वो इसलिए की जाती है ताकि जो भी काला धन है, जिन लोगों के पास में ब्लैक मनी होता है, उस ब्लैक मनी को न्यूट्रलाइज़ किया जाए, उस ब्लैक मनी को बाहर निकाला जाए अर्थव्यवस्था से, ताकि वो अर्थव्यवस्था पर नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है? चलिए देखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, जहाँ हम ये देखेंगे कि 1 रुपए ने जो है हमारे जो रुपया है उसने एक सिंबल को जो है वो अपनाया और पूरे विश्व में अपनी पहचान बना ली। ठीक है ना? तो यहाँ हम देखेंगे कि 2010 में, ठीक है ना, उदय कुमार जी ने रुपए का जो सिंबल है आप यहाँ देख पा रहे हैं उसको बनाया। ठीक है ना? इससे पहले कुछ ही करेंसी ऐसी थी जिनका जो है अपना सिंबल होता था। जैसे आप जो है यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है ना? भारत के अलावा आप डॉलर को देख पा रहे हैं, ठीक है? आप येन को देख पा रहे हैं, आप पाउंड को देख पा रहे हैं, ठीक है? इसी प्रकार भारत ने भी जो है अपने रुपए साइन को जो है वहाँ पर अपनाया 2010 में। उदय कुमार जी जो है इसको बनाने वाले हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रुपए का जो सिंबल है वो हमने कब अपनाया था? तो 2010 में अपनाया था। उसको बनाने वाले कौन हैं? तो आप कहेंगे कि उदय कुमार जी जो हैं उन्होंने इस सिंबल को बनाया, 2010 में जो है इसको हमने अपनाया। ठीक है? और उसके बाद एक ऐसा स्टेज, एक ऐसी क्रांति, एक डिजिटल रिवॉल्यूशन जो है वो करेंसी में आ जाता है और भारत जो है डिजिटलाइज जो करेंसी है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमने जो है विश्व में एक परचम लहरा दिया है यूपीआई का, ठीक है ना? जहाँ पर हमने एक एक मैं ये कह सकता हूँ कि भारी सफलता प्राप्त की, ठीक है ना? डिजिटल लेन-देन के मामले में। तो आज आप देखते हैं एक छोटे से छोटा दुकानदार जो है वो भी स्कैनर लेकर के बैठता है, जहाँ हम जो है अपने मोबाइल से, ठीक है ना, यूपीआई के माध्यम से या आधार के माध्यम से पैसों को ट्रांसफ़र कर पाते हैं और पूर्ण रूप से हम डिजिटल जो है वो मनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और डिजिटल मनी की बात अगर हम कर रहे हैं तो आज तक तो हम यूपीआई पे आ ही गए हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो ये अनाउंस कर दिया है कि हम डिजिटल रूपी जो है वो भी लेकर के आने वाले हैं और जो डिजिटल रूपी है उसको हम बोलेंगे सीबीडीसी, ठीक है ना? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है ना? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल रुपया जो है वो भारत ने जो है वो एक प्रकार से लॉन्च कर दिया है। ये एक ये जो है एक लीगल टेंडर होगा, यानी कि गवर्नमेंट जो है इसको बैक करेगी, गवर्नमेंट जो है इसको मैं ये कह सकता हूँ कि सहारा लगाएगी, गवर्नमेंट जो है इसका आदेश जो है वो लेगी, यानी कि पूरी तरह से कानूनी निविदा है, पूरी तरह से कानूनी कानूनी लीगल है, ठीक है ना? ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये आप ध्यान कर लेना है, ठीक है ना? ये लीगल टेंडर होगी, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, ठीक है? ये भविष्य का एक हमारा स्वरूप है, ई-रुपया जो आप आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है ना? अब हम देखेंगे कि मुद्रा जो है हमने देख ली कि कैसे-कैसे मुद्रा जो है वो चलती आई है और अब हम देखेंगे कि मुद्रा के जो फंक्शन हैं, प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या-क्या है? तो सबसे पहला तो मैंने आपको यही कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मुद्रा का कार्य करती है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, यानी कि सबसे प्राइमरी जो इसका पॉइंट है वो तो यही है
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि कोई भी वस्तु ऐसी हो सकती है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगी, ठीक है ना? उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे मुद्रा बोलेंगे। तो पहला प्राथमिक कार्य है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि आप देखते हैं कि जब से हमने जो है मनी को इंट्रोड्यूस किया है, तब से हम चीज़ों की, वस्तुओं की जो है वो मूल्य को डिसाइड कर पा रहे हैं, वैल्यू जो है उसको डिसाइड कर पा रहे हैं। यानी कि दूसरा जो हमारा मुख्य कार्य है वो है मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि यहाँ से ही हम जो है वस्तुओं की कीमतों को तय कर पा रहे हैं। तो वो 2 जो है वो हमारे प्राइमरी फंक्शन थे। अब हम देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, जहाँ हम ये देखेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है ना? स्टोर ऑफ वैल्यू का हम ये कह सकते हैं कि कैसे आपकी जो मुद्रा है, वो आपकी वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है ना? आप सपोज़ कीजिए कि आपने किसी जगह पर जो है वो 1 दिन काम किया। उस काम के बदले में वो व्यक्ति जो है आपको ₹500 का एक नोट दे देता है। ठीक है ना? ₹500 का एक नोट जो है वो आपको दे देता है। आप वो नोट लेकर के झूमते, गाते हुए, गाना गाते हुए चल रहे हैं और चलते-चलते आपकी जेब से वो ₹500 जो है वो गिर गए। ठीक है ना? आपने बहुत ढूँढा, वो आपको नहीं मिले। ठीक है? अब आप सोचते हैं कोई बात नहीं, गिर गए, नोट ही तो था, वो दूसरे व्यक्ति से जाकर के ले लेंगे। यानी कि उसी व्यक्ति को दोबारा जाकर के मैं माँग लूँगा कि भई मैंने तेरे को आज काम किया था, उसका तूने जो 500 दिया था, वो 500 तो मेरा गुम हो गया। अब दूसरा नोट दे दे मेरे को, है ना? वो आपको दूसरा नोट दे देगा। आप कहेंगे नहीं सर, ऐसे कैसे दे देगा? वो तो दे चुका। इसका मतलब ये हुआ कि जो ₹500 का आपका नोट गिरा है, वो ₹500 का कागज़ नहीं गिरा है, आपके सारे दिन की मेहनत गिरी है। यानी कि आपने जो भी सारा दिन मेहनत किया, वो जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई उस कागज में, ठीक है ना? यानी कि उस ₹500 के नोट में आपके सारे दिन की मेहनत जो है उस वैल्यू को उसने होल्ड कर लिया, स्टोर कर लिया। तो इसको बोलते हैं हम स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है? उसके बाद में हम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि हम आज भुगतान ना करके कल भी भुगतान कर सकते हैं। जैसे कि हम ईएमआईज़ जो हैं वो देखते हैं, ठीक है ना? तो ये भी जो है मुद्रा का सेकेंडरी फंक्शन है, जहाँ पर हम पेमेंट को क्या करते हैं, डेफर्ड करते हैं, स्थगित करते हैं कि आज जो है हम पेमेंट ना करके कल भुगतान कर देते हैं। ठीक है? तो आज हम जो है पार्ट 1 में हमने जो भी पढ़ा उसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि हमने देखा कि कैसे-कैसे जो रुपया है हमारा वो क्या है, कैसे-कैसे वो चला और कैसे-कैसे इतिहास में उसने अपना स्वरूप को बदला। कैसे-कैसे समय के साथ वो बदलता गया। तो कौड़ियों से लेकर के सोने के सिक्कों तक और कागजी नोटों से लेकर के आज की डिजिटल युग तक मुद्रा जो है वो लगातार विकसित होती रही है। ठीक है ना? तो अब अगली वीडियो हमारी होगी बैंकिंग कैसे काम करती है, हाउ बैंकिंग वर्क्स। ठीक है? तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ परफेक्ट नॉलेज में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको ये वीडियो कितना मज़ेदार लगा? आपको इसका कौन-सा हिस्सा जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा? कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बैंकिंग कैसे काम करती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।